नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है। मैं विद्यालय अध्यापक सह मास्टर ट्रेनर पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के रिगार्डिंग ये छोटी सी वीडियो है जो संपूर्ण लिफाफों और पेपर संबंधित मार्गदर्शन के रूप में है। हालांकि आप इस कार्य में पहले से अभ्यस्त हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश या रिकॉल नहीं कर पाने की वजह से थोड़ी बहुत पेपर वर्क में त्रुटि हो रही है, तो निसंदेह ये आपको बहुत सहयोग करेगा ये वीडियो। तो हम समझने का प्रयास करेंगे सभी पैकेटों में, किस पैकेट में क्या क्या होता है। टोटल पैकेटों की संख्या 6 है। तो पहला पैकेट जो है सफेद रंग का होगा, इसे ईवीएम पैकेट भी कहा जाता है। ओपन मोड में होगा, पहला और दूसरा ओपन मोड में होगा, बाकी सभी सील होंगे। तो पहले लिफाफे में 4 लिफाफा आता है, जिसमें पहले क्रम पे पोल्ड और सील्ड ईवीएम है, जिसमें सीयू, बीयू और वीवीपैट इलेक्शन कंप्लीट किए जाने के बाद सील किए हुए अवस्था में अपने डब्बे में होते हैं, जो पहले पैकेट का ही हिस्सा माना जाता है। दूसरा है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, जिसे 17C कहा जाता है। अब यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि 17A, 17B और 17C को 17A P2 के पास होता है, 17B और 17C ये पीठासीन पदाधिकारी के पास होता है। 17B से याद करना बहुत सरल है। B से बैलेट पेपर के थ्रू अगर वोट किया जा रहा है, किस परिस्थिति में होगा, इस पे बात किया जाएगा अभी। और 17C जो है, आप एक तरीके से आपके बूथ की जन्म कुंडली है। आपके बूथ से संबंधित सारे आंकड़ों को समाहित किया जाता है। जब 17C को हम लोग भरेंगे, पूरी सावधानी से भरेंगे, क्योंकि काउंटिंग के समय आपका मशीन CU और 17C जो आपके द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा भरा गया है, वही काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है। तो इसको पूरी सावधानी से भरेंगे। पहला चीज तो इसमें अपना एड्रेस भर देंगे, मतलब बूथ का नंबर, नाम वगैरह भर देंगे। उसके बाद आपके CU, BU और सीरियल नंबर ऑफ CU, BU और वीवीपैट। CU, BU और वीवीपैट का सीरियल नंबर होगा। फिर उसके बाद वोटर लिस्ट में टोटल वोटरों की संख्या कितनी है और कितने लोगों ने वोट किया है, कितने वोटरों ने वोट किया है। मशीन क्लोज करने से पहले एक बार टोटल कर लेंगे। ईवीएम में जितना बता रहा है 17C में उतना भर देंगे आप। तो वोटरों की संख्या कितनी रही है, कितने लोगों ने वोट किया है, वो भरेंगे। फिर उसमें कुछ और भी कॉलम होते हैं, जैसे 49O लिखा होगा, 49M लिखा होगा, 49MA लिखा होगा। हालांकि इस पर सभी पे चर्चा किया जाएगा आगे पैकेट के हिसाब से, तो उसको भर देंगे। जैसे 49O का मतलब है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो वोट करने आया, सब कुछ भर दिया, लेकिन अचानक से उसका वोट करने का मन नहीं किया, तो उसका भर देंगे कि इसकी संख्या कितनी है कि नहीं है, 0 कर देंगे या नील कर देंगे। उसी प्रकार M जो है वो प्राइवेसी को लीक कर रहा है, चुनाव की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, तो आप उसे वोट देने से वंचित करेंगे उसको, या फिर ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो उसको नील कर देंगे। अगर 49MA है तो टेस्ट वोट होता है। ये टेस्ट वोट का उसमें पक्का जिक्र करेंगे कि टेस्ट वोट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो नील करेंगे, अगर हो रहा है, हालांकि इसको चतुर्थ पैकेट में एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या होता है, किस परिस्थिति में होता है। इसका होता है चर्चा 17C में ही। फिर 17C में आपके टेंडर वोट, जो स्टैट्यूटरी का पार्ट है, टेंडर वोट की चर्चा की जाती है। अगर टेंडर वोट का प्रयोग हुआ है, मतलब पेपर से वोट हुआ है, तो उसकी चर्चा की जाती है कि 1 हुआ है, 2 हुआ है, कितने हुआ है। आपको 20 पेपर मिलेगा जो एरो क्रॉस मार्क के द्वारा वोट किया जाएगा। अगर उसका प्रयोग हो रहा है, नौबत आ गई है, चर्चा किया जाएगा इस पे। तो उसको बता देंगे कि हाँ, एक
या 2 कितने किए गए हैं और किस सीरियल नंबर के पेपर का यूज किया गया है। 20 जो मिलता है साधारणतः नीचे से शुरू किया जाता है, 20 19 ऐसे उल्टा शुरू किया जाता है, तो आप उसका विवरण उसमें भर देंगे, नहीं तो नील कर देंगे। उसी तरीके से यदि चैलेंज वोट किया गया है तो उसका विवरण भरेंगे, नहीं तो उसको भी नील कर देंगे। तो इसको पूरी सावधानी से भरेंगे। ये 17C जो होता है वो 2 भाग में आता है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 पीठासीन पदाधिकारी भरेंगे, भाग 2 काउंटिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भरा जाएगा, तो इस पर विशेष ध्यान दे देंगे। उसके बाद आता है आपका पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, इस पे भी विशेष आपको ध्यान देना है। ये 3 भाग में आता है। भाग 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट है। आप जब सुबह 5:30 बजे मॉक पोल करवाएंगे तो ईवीएम कनेक्ट करने के बाद वीवीपैट को ऑन करने के सीयू को ऑन करेंगे तो 7 पर्ची वीवीपैट में गिरेगी। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट होंगे कम से कम 50 मॉक पोल करना होगा आपको। 50 प्लस वो 7 57 होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकता है, अपनी सुविधा से देख लीजिएगा। 5-5 का या 4-4 का कितना हिसाब बैठता है, कितने उम्मीदवार हैं, उसे हिसाब से आप वो वोट करेंगे और सबकी पर्ची वीवीपैट से निकाल लेंगे। उसके बाद आप एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, मॉक पोल सर्टिफिकेट, जिसमें सभी उम्मीदवारों को नोटा सहित आपने कितना मत दिया है आप स्वयं साइन करेंगे, अपने P1 P2 से करवाएंगे और जितने पोलिंग एजेंट हैं उनसे सिग्नेचर करवा के एक सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे। ओपन मोड में आपसे मांगा जाएगा जब मशीन जमा करने के लिए बाजार समिति पहुंचेंगे। फिर बैटरी रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट एक होता है जिसको भाग 2 कहते हैं। यदि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हालांकि ये होने की संभावना बहुत कम है, बैटरी आपको चार्ज अवस्था में मिलेगी, लेकिन अगर किस्मत खराब रहा, बैटरी रिप्लेस करने की नौबत आ गई तो इसको आप भरेंगे, नहीं तो ये भी नील कर दिया जाएगा। क्लोजिंग सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग सर्टिफिकेट जब आपका पोल खत्म हो जाएगा 5-5:30 बजे या आपके बूथ के हिसाब से डिपेंड करता है कि टाइम क्या निर्धारित किया गया है, जब आपकी पोल कंप्लीट हो जाएगी तो सीयू को बंद करने से पहले आप यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन का क्लोजिंग बटन दबाया गया है। यदि आप क्लोज नहीं करते हैं और ये प्रमाण पत्र दे देते हैं तो काउंटिंग के समय डायरेक्ट रिजल्ट दबाया जाता है, काउंटिंग एजेंट के सामने क्लोज उस समय नहीं किया जाता है। तो चूंकि आपने ये पेपर भर के दे रखा है तो आपके ऊपर अनुशंसात्मक कार्रवाई हो सकती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप मशीन ऑफ करने से पहले निश्चित रूप से मशीन को क्लोज करेंगे और क्लोज करने से पहले एक बार टोटल दबा लेंगे और 17C में उसको दर्ज कर लेंगे। तो क्लोजिंग सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, इसको आप भर लेंगे। ये सभी आप भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पीठासीन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद इसका चौथा पैकेट होता है जो आपने मॉक पोल किया है, वीवीपैट से जो पर्ची प्राप्त किए हैं, जितने भी उम्मीदवार थे, उम्मीदवारों के अलावा 7 जो पर्ची थी उन सबको निकालेंगे वीवीपैट से। उसके बाद वीवीपैट के डब्बे को सील कर देंगे और इन पर्ची के पीछे, पलट के पीछे अपने बूथ का मुहर लगाएंगे, अपना इनिशियल करेंगे और उम्मीदवार वाइज रबड़ लगाते हुए एक काले लिफाफे में डालेंगे। उसको चिपका करके पिंक पेपर सील से सील करते हुए एक प्लास्टिक का छोटा सा डब्बा मिलेगा आपको, उस डब्बा में डाल के उसको भी सील कर देंगे। तो इस प्रकार ये चारों पैकेट प्रथम पैकेट के अंतर्गत आएगा जो ओपन मोड में रहेगा। द्वितीय पैकेट आते हैं, इसको स्क्रूटनी पैकेट कहा जाता है। यह भी ओपन मोड में ही रहेगा। इसमें पहला है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। जब आप 17A और वोटर टर्नआउट रिपोर्ट VTR इन दोनों को भरने के बाद ही अपनी डायरी को भरेंगे। डायरी में आपके जो भी 17-18 कॉलम हैं सहजता से भरे जा सकते हैं। जब आपने 17C और VTR को कंप्लीट कर लिया है तो आप पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को सहजता से भर के उसमें डाल देंगे। मतदाता रजिस्टर 17A आप P2 से प्राप्त करेंगे, जिसमें उम्मीदवारों का क्रमांक संख्या, उनका EPIC या आधार का 4 डिजिट, उनका सिग्नेचर किया गया है। तो ये विवरण आप प्राप्त करके इसको सील कर देंगे।
ये सील्ड अवस्था में रहेगा। हालांकि पहले ये स्टोचरी में जाता था, लेकिन इसको अब ओपन पैकेट में कर दिया गया है, तो इसको आप सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद आता है VTR, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट। VTR इस बार 2 मोड में होगा। पहला तो एक पेपर आपको तैयार करना ही है, साथ ही साथ एक ऐप के बारे में आपको बताया गया है। हालांकि वीडियो में उस ऐप से संबंधित भी हम लोग प्रयास करेंगे कि चर्चा कर दें, उसको और सरल बनाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो उस ऐप के थ्रू ECI नेट ऐप के थ्रू आप समय समय पर अपने बूथ की सभी रिपोर्ट को देंगे कि कितना मेल, कितना फीमेल, टोटल पोल कितना, परसेंटेज कितना, ये सभी आप भरते रहेंगे और उसी डाटा को इसमें भी आप VTR में भी फीड करते रहेंगे। इसको PS05 भी कहा जाता है। अब आता है चौथा पैकेट, विजिट सीट। आपके बूथ पर यदि कोई पदाधिकारी आते हैं तो आप निश्चित उनसे सिग्नेचर करवा लेंगे विजिट सीट पे। हालांकि ये 2 प्रति में आपसे मांगा जाएगा, तो आप 1 प्रति कार्बन कॉपी लगा लेंगे और विजिट सीट पर टाइम, आने का टाइम, जाने का टाइम और पदाधिकारी का डेजिग्नेशन और सिग्नेचर करवा लेंगे। इसका 5वां कॉलम जो होता है वो होता है अंधे और निःशक्त निर्वाचकों की सूची। यदि कोई आपके बूथ पर अंधे व्यक्ति हैं तो उनके साथ कोई सहयोगी आया होगा, उस सहयोगी की घोषणा आप दर्ज करेंगे, इसको भरेंगे। या फिर कोई निःशक्त व्यक्ति आया है, किसी का हाथ कटा हुआ है, हालांकि एक हाथ कटा हुआ है तो एक हाथ से तो वोट कर देगा वो, तो उस परिस्थिति में आप उसके जिस हैंड का यूज कर रहा है उसके तर्जनी पर स्याही लगाएंगे और आप पोल करवा लेंगे। लेकिन अगर दोनों हाथ नहीं है तो उस परिस्थिति में इसका कोई ना कोई सहयोगी आया होगा, तो आप उस सहयोगी का विवरण इसमें वो करेंगे, दर्ज कर लेंगे। छठा जो है यह है परिनियत पैकेट। परिनियत पैकेट का तात्पर्य यह है सर कि यदि आपके बूथ पर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियमावली बनाई गई है, नियम बनाया गया है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उस नियम से इतर जाकर के कुछ अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। हालांकि ये व्यवस्थाएं आप अपने स्तर से नहीं करेंगे, आपको उच्च पदाधिकारियों के द्वारा गाइडलाइन दिया जाएगा लिखित रूप में। उस परिस्थिति में आप कुछ अन्य व्यवस्था या वैकल्पिक मार्ग का चयन करेंगे, इसको भरा जाएगा। इस पैकेट को आप तैयार करेंगे, नहीं तो यह साधारणतः नील अवस्था में ही होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने द्वितीय पैकेट को समझ लिया, जो ओपन मोड में होगा, प्रथम और द्वितीय। तृतीय पैकेट पे आते हैं। तृतीय पैकेट सांवेदिक लिफाफा है, स्टेशनरी लिफाफा है, जो सील्ड अवस्था में होगा। इसमें टोटल 5 लिफाफे आएंगे। पहला आएगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जो P1 के पास थी। P1 ने जितना आपका हॉरिजॉन्टली क्रॉस किया था, उस वोटर लिस्ट को आप एक लिफाफे में डालेंगे, इसको सील कर लेंगे। प्रयुक्त मतदाता पर्ची, जो P2 के द्वारा वोटर को दिया गया था और उसने P3 को दिया था, उस पर्ची को 50-50 का एक बंडल बनाते हुए एक लिफाफे में डाल करके उसको सील कर लेंगे। अब आता है प्रयुक्त निविदत मतपत्र 17B, जिसको टेंडर वोट भी कहा जाता है। यदि कोई वोटर आपके पास आता है और वह कहता है, वोट करने के लिए आता है और ऐसा ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति का वोट ऑलरेडी किसी और ने त्रुटिवश दे दिया है, ऐसी परिस्थिति में आप पूरा जांच पड़ताल करेंगे। और चूंकि उस व्यक्ति का सीरियल नंबर 17A में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो अब उसे तो आप दोबारा 17A में रजिस्टर करके वोट करने के लिए आदेशित नहीं करेंगे। तो आप उसको, आपके पास एक 20 वोटर लिस्टों का बैलेट पेपर का नमूना मिला होगा, तो आप उसमें से एक नीचे से, अगर 1 2 3 4 करके 20 मिला है, तो उसमें से नीचे से 20 नंबर से एक बैलेट उसको इशू करेंगे, एरो क्रॉस मार्क देंगे और एक लिफाफा देंगे कि आप जाइए बैलेट यूनिट में वोट कीजिए, लिफाफे में डाल के चिपका करके लाइए। तो ये आपका 17B
जो है ये टेंडर वोट है और इसको निश्चित रूप से 17C में आप दर्ज करेंगे कि किस सीरियल नंबर का यूज किया गया है, किस सीरियल नंबर का बैलेट पेपर इशू किया गया है और कितने लोगों का दिया गया है, ताकि जब काउंटिंग किया जा रहा हो तो काउंटिंग के दौरान इसको भी काउंट किया जाए। अगर इसका यूज नहीं होता है, इस बैलेट पेपर का यूज नहीं होता है, साधारणतः इसका यूज नहीं होता है, तो उसको भी एक लिफाफे में डाल देंगे अनयूज्ड को, और यूज नहीं होता तो नील करके और इसको डब्बे में डाल के, पैकेट में डाल के सील कर देंगे। अब आता है चैलेंज वोट। यदि कोई वोटर आता है और आपके पोलिंग एजेंट के द्वारा यह आक्षेप लगाया जाता है कि यह वोटर वो नहीं है जिसका वोट देने ही आया है, मतलब राम नाम का एक वोटर श्याम नाम के वोटर के जगह पे आ गया है, तो अगर आपसे ऐसा पोलिंग एजेंट के द्वारा आक्षेप लगाया जाता है उसके ऊपर, तो आप पहले तो इसकी जांच कर लेंगे। उसके बाद जो भी दस्तावेज होगा, वोटर आई कार्ड होगा या फिर आधार कार्ड होगा या जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, उससे आप पुष्ट करेंगे। यदि आपको संदेह होता है तो आप चैलेंज वोट के तौर पे उस पोलिंग एजेंट को प्रारूप 14 भरने को कहेंगे, उस पर सिग्नेचर करवाएंगे उससे 2 रुपए लेंगे। और यदि वो गलत, उसको यह समझा देंगे कि यदि आदमी सही होता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अगर सही नहीं होगा तो आपका 2 रुपये वापस कर दिया जाएगा। तो आप जांच करेंगे, यदि वो आदमी जायज है, वह राम ही है, श्याम नहीं है, तो आप उसे वोट करने का आदेश देंगे। यदि वह सच में राम के बदले में श्याम आया था तो आप तुरंत उसे पुलिस को हैंडओवर करेंगे, उस पोलिंग एजेंट का 2 रुपया वापस करेंगे और इससे संबंधित जो विवरण है, मतलब लिफाफा है, वह चौथे पैकेट में नॉन स्टेशनरी में आप डालेंगे। फिर अगले स्लाइड में हम लोग अन्य 3 पैकेटों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग चौथे, 5वें और 6ठे पैकेट के बारे में समझते हैं। चौथे पैकेट में टोटल 12 पैकेट आते हैं, तो एक एक करके इनको समझते हैं। चौथे पैकेट जो पीले कलर का होगा, ये नॉन स्टेशनरी है, सील रहेगा। इसमें पहला जो है वो ऐसा वोटर लिस्ट जो अचिन्हित है। आपको 3 वोटर लिस्ट मिले रहेंगे, एक P1 के पास होगा जो चिन्हित होगा, बाकी 2 अचिन्हित होंगे, उनमें से एक कोई अचिन्हित वोटर लिस्ट को इसमें डाल देंगे। अप्रयुक्त मतदाता पर्ची जो P2 के द्वारा इशू किया जाता है, शेष जो बचा हुआ मतदाता पर्ची होगा जो अनयूज्ड रहा है, उसको डाल देंगे। मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र, मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट जो भी आपके पास आएंगे वो अपने अपने दल का नियुक्ति पत्र लेकर के आएंगे। आप हस्ताक्षर मिलान कर लेंगे कि उम्मीदवारों का हस्ताक्षर का नमूना आपके पास है, उससे मिलान कर लेंगे कि वाजिब है कि नहीं, फेक तो नहीं आया है लड़का कोई, तो ये करके और आप उसको एक लिफाफे में डाल लेंगे। पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा। पीठासीन पदाधिकारी जो है इलेक्शन खत्म होने के बाद एक घोषणा भरते हैं कि शांतिपूर्ण रूप से आपका मतदान संपन्न हुआ, तो उसको आप फुलफिल कर लेंगे। निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र 12B, इसको समझ लेते हैं हम लोग कि जो भी निर्वाचन ड्यूटी में है, चाहे वो शिक्षक, बैंक कर्मी या कोई भी पुलिस कर्मी है, तो वो अपना वोट कैसे करते हैं, तो उनके लिए एक 12A फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए, जिसको वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करते हैं। यदि पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट नहीं किए, उनका ड्यूटी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है, खासतौर पर BLO साहब लोगों का, और उन्होंने 12A भर रखा है, तो RO या ARO के द्वारा एक लेटर इशू किया जाएगा 12B, जिसको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट कहा जाता है। वो आएंगे आपके बूथ पर वोट करने के लिए, तो उनके क्रमांक वो अपने बूथ पे नहीं देंगे, दूसरे किसी भी बूथ पे जा सकते हैं, वहां जाएंगे। आप 17A में EDC और जो 12B का क्रम संख्या दिया गया है उसको भरेंगे और उनसे उनका प्रमाण पत्र जब्त करेंगे, ले लेंगे और
वोट करने के लिए अनुमति दे देंगे। उसी प्रकार मैंने इसमें छठा और सातवां एक में ही लिख दिया है जगह की कमी के कारण। आपको जो पेपर सील मिला होगा, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग, तो जो शेष बच गया है आपके पास या क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको एक लिफाफे में डालेंगे और नॉन स्टेशनरी पैकेट में डाल देंगे। आयु संबंधी घोषणा, यदि कोई पोलिंग एजेंट ऐसा दावा करता है कि कोई वोटर एक्स, उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है लेकिन वो वोट देने के लिए आ गया है, तो उस कंडीशन में ये घोषणा की जाती है। लेकिन ऐसा आप मतलब पोलिंग एजेंट को समझा देंगे कि बीएलओ साहब ने अगर नाम जोड़ा है तो वाजिब प्रमाण पत्र उन्होंने देखा होगा या लिया होगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट, तो ये आप स्वविवेक से सॉल्व कर लेंगे। अब आता है 9वें नंबर पे चैलेंज वोट। अब विक्षेपित मतों की रसीद, मतलब 14 पोलिंग एजेंट के द्वारा जो भी चैलेंज किया गया था और उसमें 14 भरा था, उसको इसमें डालेंगे और उसकी जो नगद राशि 2 रुपये का लिया गया था उसका जो रसीद है उसको इसके अंदर भर के और नॉन स्टेशनरी में डाल देंगे। अब आता है परीक्षण मत 49A। इसको सत्र में दर्ज करना होता है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं लेकिन फिर से कर लेते हैं। 49MA, 49A नहीं 49MA, ये क्या है कि यदि कोई वोटर गया कंपार्टमेंट के अंदर, उसने वोट किया एक्स को और वीवीपैट के द्वारा उसको वाई पर्ची दिखाई गई, वो आकर के और पीठासीन पदाधिकारी से शिकायत किया कि जिसको मैंने वोट किया है वो वोट उस कैंडिडेट को नहीं पड़ा है, तो पहले तो आप उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यदि वो रिजिड है कि नहीं ऐसा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में टेस्ट वोट ऑर्गेनाइज करेंगे आप अपने मतदान कर्मियों के साथ और पोलिंग एजेंट के साथ उस आदमी को लेकर के अंदर जाएंगे, उसको समझा देंगे कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ, आप ईवीएम मशीन पे आक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी रिजिड है, तो आप जाएंगे टेस्ट वोट करेंगे। चूंकि टेस्ट वोट होगा तो 17A में तो आप दर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पहले वोट कर चुका है और आपका ईवीएम 1 वोट आगे हो जाएगा 17A से। वैसे कंडीशन में 17C में दर्ज करना होगा आपको कि हाँ मैंने टेस्ट वोट कंडक्ट किया है, ताकि और किस उम्मीदवार को किया है, ताकि उस उम्मीदवार के वोट से 1 वोट माइनस किया जा सके। अगर उस वोटर के द्वारा लगाया गया आक्षेप सही पाया जाता है तो तुरंत रिटर्निंग पदाधिकारी को सूचित करेंगे, पूरा का पूरा ईवीएम मशीन चेंज करेंगे, सीयू, बीयू और वीवीपैट चेंज करेंगे, फिर से नया मशीन आएगा, मॉक पोल करेंगे, एक पोल करते हुए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप 50 कीजिएगा, एक मॉक पोल करेंगे और फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन यदि आक्षेप गलत होता है, आप वोट करने गए अपार्टमेंट में, आपने जिस उम्मीदवार को वोट किया उसी उम्मीदवार का वीवीपैट ने दिखा दिया पर्ची, उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को सुपुर्द कर देंगे। तो इससे संबंधित साधारणतः यह प्रयोग में नहीं आता है, नील ही होता है, तो आप देख लेंगे अगर ऐसे सिचुएशन आता है तो इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो ये नील हो जाता है। एक और चीज समझ लेते हैं, 49O और 49M। 49O, कोई ऐसा वोटर आया आपके पास जिसने P1 से क्रॉस करवा लिया, P2 के पास गया, 17A में अपना डाटा फिल करवाया, सिग्नेचर भी कर दिया, अचानक उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि अब वोट ना करें, तो आप उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है मत करो जाओ। तो आप 17C में ये भी दर्ज करेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका हृदय परिवर्तन हुआ है, सब भरने के बाद वोट नहीं करेंगे, और नहीं अगर होता है तो इसको नील कर देंगे 49O को। 49M क्या है, तो 49M से तात्पर्य है कि अगर कोई वोटर आया, सब कुछ फिल करा दिया, वोट करने के लिए जैसे जा रहा है तो कुछ इशारा कर रहा है या मुंह से बोल दे रहा, अभिव्यक्ति किसी भी रूप में कर दिया, व्यक्त कर दिया उसने, जिससे
चुनाव की गोपनीयता भंग होने का आपको एहसास हुआ कि हाँ ये उम्मीदवार के पक्ष में कुछ बोल रहा है, संकेत कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको वोट करने से वंचित कर देंगे, आप उसको वोट नहीं करने देंगे। और 49M के तहत 17C में लिख देंगे कि एक आदमी या दो आदमी जो भी ऐसा करता है, साधारणतः यह भी नील होता है जो 17C में भरा जाता है, तो ये देख लिया जाएगा। फिर आता है आपका अनुपस्थित या स्थानांतरित या मृत मतदाताओं की सूची या संबंध की घोषणा। तो आप इस कंडीशन में, दो कंडीशन में ये होता है। पहला कि हम चूंकि बाढ़ वाले क्षेत्र में हैं, कुछ गांव या कुछ घर कट गए हैं, अब उनको शिफ्ट कर दिया गया है कहीं और वोटर लिस्ट में कहीं और नाम था, तो वैसे वोटर आरओ को पहले से आवेदन दिए रहते हैं, उनको एक पावती मिलती है, उस आधार पर उनका वोटिंग किसी और बूथ पर भी कराया जा सकता है, साधारणतः यह भी नील ही होता है। या कुछ सैन्य कर्मी हैं जो बॉर्डर पे या कहीं और तैनात हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनके द्वारा प्रॉक्सी वोट की व्यवस्था की गई है, उन्होंने आरओ को एप्लीकेशन दे रखा है और उनकी पत्नी, अधिकतर मामलों में पत्नी ही आती है वोट करने के लिए, तो आप उनका वोट लेंगे। 17A में जो उनका वोटर लिस्ट का क्रमांक है उसको नहीं फिल किया जाएगा, उसके जगह पर भरा जाएगा आपका क्लासिफाइड सर्विस वोटर CSV प्रॉक्सी वोट, और उसका जो नंबर दिया होगा, लेटर का जो नंबर होगा वो भरेंगे। और जो भी महिला या जो भी सहयोगी आए हैं वोट करने के लिए, तो वो तो अपना भी वोट करेंगे, तो अपना वोट करेंगे तो बाएं हाथ के तर्जनी पे निशान लगाया जाएगा, और जिसके अपने पति या जिसके भी एवज में वो वोट करने आई हैं तो उनके मिडिल फिंगर का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे निशान लगाया जाएगा, एक एक करके वो दोनों वोट करेंगे। और थाना प्रभारी को प्रेषित शिकायत पत्र, मतलब वही जो टेस्ट वोटर था या फिर चैलेंज वोट से रिलेटेड था, तो ऐसे कंडीशन में मतलब बूथ पे कुछ मामला होता है तो आप ही समझ ही सकते हैं। तो अगर थाना की आप मदद ले रहे हैं या किसी को सुपुर्द कर रहे हैं तो उसकी घोषणा आप कर देंगे। साधारणतः ये भी सब नील होता है, सबको उठा के चौथा पैकेट में डालेंगे जो नॉन स्टोचरी होता है। अब आते हैं पांचवा पैकेट। पांचवा पैकेट में कुछ विशेष चीज नहीं है, आपकी पुस्तिका है, पीठासीन पदाधिकारी की पुस्तिका है, एक पुस्तिका मिली है जिसमें साधारणतः कम ही लोग पढ़ते हैं उसको, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे पेज होते हैं, पन्ना होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई पन्ना गुम हो जाता है या गड़बड़ हो जाता है तो उस कंडीशन में वहां से पन्ना निकाल के अपना काम चला सकते हैं, तो उसको लौटा देंगे आप पांचवें पैकेट में जो भूरे कलर का है। उस पुस्तिका को, पीठासीन पदाधिकारी की पुस्तिका को डाल देंगे। ईवीएम की निर्देशिका है, जैसे मोबाइल हम लोग खरीदते हैं तो निर्देशिका मिलता है कैसे यूज करना है, तो हमारी ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन तरीके से हो चुकी होती है कि इन पुस्तिका को पढ़ते हैं बहुत कम ही लोग हैं। इस पुस्तिका को भी लौटा देंगे। अमिट स्याही है, अमिट स्याही यूज करने के बाद जो शेष बच गया है उसे भी लौटा देंगे। ले जाने से कोई फायदा है नहीं, अगर ढक्कन खुल गया तो कपड़ा खराब हो जाएगा, तो उसको लौटा दीजिएगा। स्टाम्प पैड शाम तक सूख चुका रहता है, इतना यूज होता है स्टाम्प पैड का कि शाम तक ये अनयूज हो चुका रहता है। उस खाली डब्बे को भी पांचवें पैकेट में डाल के लौटा देंगे। छठा पैकेट है जो नीले कलर का होता है, इसमें उम्मीदवारों की सूची फोटो के साथ प्रारूप 7A आपको मिला होगा, उसको डाल देंगे। उनके हस्ताक्षर का नमूना होगा, वो भी डाल देंगे। पीठासीन पदाधिकारी को एक धातु का मोहर मिला होगा, बहुत छोटा सा, उस मोहर को आप नहीं घर ले जाइए, उस लिफाफे में डाल दीजिए। एरो क्रॉस मार्क जो बैलेट इशू किया गया है, पेपर बैलेट, तो उसमें वोट करने के लिए एरो क्रॉस मार्क स्वास्थ्य का निशान वाला, उसको भी उसमें डाल देंगे। और शेष जो भी कार्बन या पेपर जो भी बचा हुआ है, धागा होगा, इन सबको छठे पैकेट में डालेंगे और चिपका देंगे और चल देंगे हम लोग ईवीएम जमा करने के लिए बाजार समिति। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने में सफल रहा कुछ हद तक। मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और बाकी अगर कुछ
डाउट है आपको तो आप हमसे या अन्य जो मास्टर ट्रेनर हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। नमस्कार।